हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल एनक्लोज्ड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट डेप्थ। एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में परिबद्ध कण। इसका मीनिंग यह है कि एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में एनक्लोज्ड है और उस वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की एक फाइनाइट डेप्थ है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन ऐसे देंगे that the one dimensional potential well in which the total energy of bound particle is negative is called the potential well of finite depth। इसका मतलब है कि V0 गहराई का एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है जिसमें बाउंड पार्टिकल की टोटल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो उसे हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट डेप्थ कहते हैं। सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट डेप्थ को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमने Vx का इसकी विड्थ के साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लॉट किया है। सो y एक्सिस पर पोटेंशियल है और x एक्सिस पर हमने इसकी विड्थ देखी है। सो अब हम ये कह रहे हैं कि यह एक पोटेंशियल वेल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वेल की जैसी शेप है, यानी कुएं जैसी शेप है, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं पोटेंशियल वेल। और साथ ही ये कहा गया है कि इसकी एक फाइनाइट डेप्थ है। सो हमने यहाँ पर इसकी डेप्थ देख ली है। और साथ ही इस पोटेंशियल वेल की जो विड्थ है वो है ट्वाइस ऑफ ए। इस टाइप के पोटेंशियल वेल के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल फील्ड की वैल्यूज को इन इक्वेशन से रीजन वाइज प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इस पोटेंशियल वेल को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू -a से ज्यादा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन -a, तो उस रीजन को हमने फर्स्ट रीजन नाम दिया है। सेकेंड रीजन है जब x की वैल्यू -a से ज्यादा और +a से कम है, इट मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन -a और लेस देन +a, तो उस कंडीशन में सेकेंड रीजन है। और सेकेंड रीजन के लिए Vx की वैल्यू है -V0 और थर्ड रीजन है व्हेन x इज ग्रेटर देन +a और थर्ड रीजन के लिए Vx की वैल्यू है 0। सिमिलरली फर्स्ट रीजन के लिए भी Vx की वैल्यू 0 के इक्वल है। एज यूजुअल जब हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं तो हम उनके लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर यही होगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे। वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन होगी d2 psi over dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू e माइनस vx इंटू psi इक्वल्स टू दी 0। अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है कि ये जो पार्टिकल है इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। हम ये कह सकते हैं कि E, अगर हम पार्टिकल की एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन इट विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी। हमने यहाँ पर जो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन लिखी है उसमें हम E की जगह पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ मॉड ऑफ E। यहाँ पे हम जब हम E की जगह पे माइनस ऑफ मॉड ऑफ E लिखेंगे और फिर माइनस साइन जब हम बाहर लेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d2 psi over dx स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू e प्लस vx मल्टीप्लाइड बाय psi, इट इज इक्वल टू दी 0। अब हम यहाँ बात करते हैं फर्स्ट रीजन के लिए। फर्स्ट रीजन मतलब व्हेन x इज लेस देन -a। x इज लेस देन -a फर्स्ट रीजन के लिए Vx की वैल्यू 0 है और फर्स्ट रीजन के लिए हमने वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिया है psi1x से। फॉर फर्स्ट रीजन x इज लेस देन -a, Vx इज इक्वल टू दी 0 एंड psi x इज इक्वल टू द psi1 ऑफ x। हमारी ये वाली इक्वेशन जो थी, इस इक्वेशन में हम Vx की जगह पर 0 पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट रीजन के लिए वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगी एंड दैट इज द d2 psi1 over dx स्क्वायर
माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 0। यहाँ पर अब हमने एक कांस्टेंट अज्यूम किया है एंड दैट इज द अल्फा स्क्वायर, और ये बराबर है 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के। सो हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी d2 साई ओवर dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई 1 विल बी इक्वल टू दी 0। सिमिलरली आगे हम सेकेंड रीजन के लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन लिखते हैं, और सेकेंड रीजन की बाउंड्रीज थी माइनस ए से लेकर के प्लस ए रीजन की। सो फॉर सेकेंड रीजन x will be greater than minus a or less than a and vx will be equal to the minus v naught, और साथ ही हम सेकेंड रीजन के लिए साई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई टू x से। सो ये हमारी श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, vx की जगह लिखेंगे माइनस v नॉट और साई की जगह लिखेंगे साई 2। सो d2 साई 2 ओवर dx स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू e माइनस v नॉट multiplied by psi 2 equals to the 0। So इसको हम फर्दर इस टाइप से भी लिख सकते हैं d2 psi 2 over dx स्क्वायर प्लस 2m upon h क्रॉस स्क्वायर multiplied by v नॉट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ e psi 2 is equal to the 0। यहाँ पर हमने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है and that is the बीटा स्क्वायर। It is equal to the twice of m upon h क्रॉस स्क्वायर multiplied by v नॉट माइनस a। यहाँ पर जो ये m है यह है पार्टिकल का मास है। सो श्रोडिंगर्स इक्वेशन हो जाएगी d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साई 2 इक्वल टू दी 0। सिमिलरली आगे हम थर्ड रीजन के लिए भी श्रोडिंगर्स इक्वेशन लिखेंगे, और थर्ड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, x इज ग्रेटर देन a, जिसके लिए vx की वैल्यू 0 है और साई की वैल्यू होगी साई 3। सो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाती है d2 साई 3 ओवर dx स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e साई 3 इक्वल टू दी 0। अब क्योंकि अभी हमने ऊपर अज्यूम किया था 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर जो कि अल्फा स्क्वायर के इक्वल हमने माना था, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी d2 साई 3 ओवर dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई 3 इक्वल टू दी 0। सो इस प्रकार से अभी हमारे पास में तीनों रीजन के लिए जो श्रोडिंगर्स इक्वेशन आई है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है। अब हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो फर्स्ट रीजन के लिए हमारी इक्वेशन आई है d2 साई ओवर dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई 1, तो उसका सॉल्यूशन हमने लिखा है साई 1x विल बी इक्वल टू दी a e रेज टू द पावर अल्फा x प्लस b e रेज टू द पावर माइनस अल्फा x। सेकेंड रीजन के लिए हमारी इक्वेशन आई थी d2 साई 2 ओवर dx स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साई 2 इक्वल्स टू दी 0। सो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा साई 2x विल बी इक्वल टू दी c साइन बीटा x प्लस d कॉस बीटा x। और थर्ड रीजन के लिए इक्वेशन आई थी हमारी ये वाली, और इससे हमें साई 3 की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू दी f e रेज टू दी पावर अल्फा x प्लस g e रेज टू दी पावर माइनस ऑफ अल्फा x। अब अगर हम फर्स्ट रीजन में बात करते थे कि जब हमने वेव फंक्शन के इम्पोर्टेंस और हमने उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो हमने कहा था कि इनफाइनाइट पॉइंट पर वेव फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो अब क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू जब माइनस a से ज्यादा या प्लस a से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की ओर जाती है, जो कि फर्स्ट रीजन में होगा, तो उस कंडीशन में साई 1x 0 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, नहीं तो क्योंकि हमारा साई 1 जो x है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं थर्ड रीजन के लिए जिसमें x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं हम दो लिमिट ले सकते हैं, जब x की वैल्यू माइनस a से ज्यादा है और जब x की वैल्यू प्लस a से ज्यादा है। जब x की वैल्यू माइनस a से ज्यादा होती है यानी कि हम माइनस इनफाइनाइट लिमिट लेंगे, और माइनस इनफाइनाइट की लिमिट फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्टिव पार्ट को शो करती है, और सिमिलरली थर्ड रीजन में जब हम x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट लेंगे तो वो थर्ड रीजन में ट्रांसमिशन को शो करती है। सो हमने यहाँ पे जब थर्ड रीजन में x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिया तो ये हमारा साई 3 है, और प्लस इनफाइनाइट लेंगे यानी कि ट्रांसमिशन वाली टर्म वो है f e रेज़ टू द पावर अल्फा x।
सो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट के केस के लिए रीजन थर्ड के लिए साइड 3x विल बी इक्वल टू दी 0 एंड द कोफिशिएंट f विल बी इक्वल टू दी 0। सो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमने अप्लाई की है वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी से। सो इन कंडीशन को अप्लाई करने के बाद में हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में वेव फंक्शन मिलता है। सो psi1x विल बी इक्वल टू दी a e raised to the power of alpha x, psi3x will be equal to the g e raised to the power of the minus alpha x। फर्दर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। देखिए बाउंड्री कंडीशन हम उस रीजन पे अप्लाई करते हैं, उस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं जहाँ पे दो रीजन एक दूसरे से मिलते हैं। सो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक है रीजन फर्स्ट और दूसरा है सेकेंड रीजन। तो ये दोनों रीजन माइनस ए पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होगी माइनस ए पॉइंट पर। सिमिलरली सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, ये दोनों रीजन प्लस ए पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो हम वन बाय वन यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई है x इज इक्वल टू द माइनस ए पॉइंट पे, और x इज इक्वल टू द माइनस ए पॉइंट पे psi1x विल बी इक्वल टू दी psi2x and del psi1 over del x will be equal to the del psi2 over del x। सो जब हमने इन दोनों इक्वेशन में psi1 और psi2 की वैल्यू को पुट किया तो हमें इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b मिलती है। सो इक्वेशन नंबर a हो जाएगी a e raised to the power of minus alpha a, it will be equal to the minus of c sin beta a plus d cos beta a। और सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दें x के रिस्पेक्ट में, सो इट विल बी द अल्फा a e raised to the power minus alpha a which is equal to the c beta cos beta a plus beta d sin beta a। सिमिलरली आगे हमने सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है x इज इक्वल टू द प्लस ए पॉइंट पे, और x इज इक्वल टू द प्लस ए पॉइंट पे सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सो बाउंड्री कंडीशन होगी psi2x will be equal to the psi3x और del psi2 over del x will be equal to the del psi3 over del x। इस इक्वेशन में जब हम psi2 और psi3 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलती है इक्वेशन नंबर c और इक्वेशन नंबर d। g e raised to the power of minus alpha a will be equal to the c sin beta a plus d cos beta a and minus alpha g e raised to the power minus alpha a which is equal to the c beta cos beta a minus d beta sin beta a। सो फर्दर अब हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हुए हम सिंप्लीफाइड टर्म हम यहाँ अचीव करेंगे। सो हियर बाय फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एडिंग द इक्वेशन नंबर c और इक्वेशन नंबर a। सो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर c और इक्वेशन नंबर a वी गेट एन इक्वेशन नंबर e एंड दैट इज द a plus g e raised to the power minus alpha a which is equals to the twice of d cos beta a। सिमिलरली फर्दर जब हमने इक्वेशन नंबर b और इक्वेशन नंबर d को ऐड किया तो अल्फा ऑफ a minus g into e raised to the power minus alpha a which is equal to the twice of beta cos beta a। आगे इक्वेशन a और इक्वेशन c को सब्ट्रैक्ट करने पे a minus g e raised to the power minus alpha a which will be equal to the minus of 2c sin beta a। और लास्ट में हमने इक्वेशन नंबर b और इक्वेशन नंबर d को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें इक्वेशन मिलेगी a इंटू अल्फा प्लस a इंटू a प्लस g e raised to the power minus alpha a which will be equal to the twice of beta d sin beta a। सो देखिए अब हमारे पास में ये चार इक्वेशंस आई हैं और इन चार इक्वेशंस को जब हम डिवाइड एक दूसरे से करेंगे तो हमें दो इक्वेशंस मिलेगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर h में डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर e का। सो दिस इज द h एंड दिस इज द e। तो हमें इक्वेशन मिलती है अल्फा विच विल बी इक्वल टू द बीटा इंटू टैन बीटा a। और जब हमने इक्वेशन नंबर f में g का डिवाइड किया तो हमें इक्वेशन मिलती है अल्फा which will be equal to the minus of beta cot beta a। सो हमारे पास में यहाँ पर जो ये दो इक्वेशंस आई हैं, ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इन इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और बीजीय समीकरण।
सो अब हम यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन के लिए मीन्स एनर्जी लेवल्स और हम यहाँ पे इनके वेव फंक्शन कैलकुलेशन के लिए हम इन दो इक्वेशंस को यूज में लेंगे. सो अल्फा इज इक्वल्स टू द बीटा tan बीटा ए एंड माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू द बीटा cot बीटा ए. हम यहाँ पर इस मैथमेटिकल सॉल्यूशन के फॉलो करते हुए हम आगे जब प्रोसीड करते हैं सो हम ये देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर नॉट वैलिड टुगेदर. सो हम यहाँ पे इन इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. मींस हमें यहाँ ग्राफीय विधि के द्वारा अबीजीय समीकरण के हल को देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं इवन स्टेट की. देखिए हमारे पास में ये दो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी. सो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जब हम c बराबर 0 की बात करते हैं, देखिए ये हमारी जो इक्वेशन नंबर ए है, जब मैं इसमें c बराबर 0 रखती हूँ तो फाइनल मेरे को देखती हूँ तो c बराबर 0 में रखने पे d cos बीटा ए बराबर होगा a e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा ए के. तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी cos बीटा के लिए और हम जानते हैं cos बीटा एक इवन स्टेट सॉल्यूशन होता है. तो इसलिए हम यहाँ पे अब दो स्टेट सॉल्यूशंस की बात करेंगे. फर्स्ट तो होगा इवन स्टेट सॉल्यूशन और दूसरा होगा ऑड स्टेट सॉल्यूशन. सो जब हम बात कर रहे हैं c बराबर 0 की तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमें इवन स्टेट के लिए मिलेगी और c बराबर 0 होने पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा बराबर बीटा tan बीटा a. सो अब हम जब यहाँ पे ये जो हमने c बराबर 0 कंसीडर किया है, जब हम इसको इक्वेशन नंबर g में रखते हैं तो देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर g है. जब हम इसमें c बराबर 0 रख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, a माइनस जी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी यानी a बराबर हो जाएगा g के. सो जब a बराबर g के हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो हमारी साई1 की वैल्यू थी a e रेज़ टू द पावर अल्फा x वो हो जाएगा. साई2 की वैल्यू थी हमारी c साइन बीटा x प्लस d कॉस बीटा x. तो हमने यहाँ तो c ऑलरेडी 0 ले लिया है तो साई2x की वैल्यू हो जाएगी d कॉस बीटा x. अब क्योंकि हम कह रहे हैं ये इवन स्टेट सॉल्यूशन है तो हम इसको साई2 ऑफ माइनस x भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर x की जगह पे माइनस x रखेंगे तो हमें साई2x ही मिलेगा. और साई3 की वैल्यू आई थी हमारी g e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा x. अब क्योंकि g a के इक्वल हो गया है तो साई3 की वैल्यू हो जाएगी a e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा x. अब आगे हम बात करते हैं ऑड स्टेट सॉल्यूशन की. देखिए ऑड स्टेट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, जब d बराबर 0 रख दें, d बराबर 0 रख देंगे तो साइन बीटा ए की वैल्यू मिलेगी हमें e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा के टर्म में. और हम जानते हैं कि साइन बीटा होता है ऑड स्टेट फंक्शन. सो ऑड स्टेट फंक्शन के लिए कैपिटल D विल बी इक्वल टू दी 0 एंड अल्फा विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ बीटा कॉट बीटा ए. सो जब हम यहाँ से d बराबर 0 की बात कर रहे हैं और जब हम इस वाले d बराबर 0 को इक्वेशन नंबर e में रखेंगे तो a प्लस g बराबर 0 हो जाएगा. इट मीन्स a की वैल्यू माइनस g के इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ से जब a इज इक्वल टू द माइनस g हो जाएगा तो हमारा साई1 था a e रेज़ टू द पावर अल्फा x, वो हमने एज इट इज रहने दिया. साई2x था हमारा c साइन बीटा x प्लस d कॉस बीटा x. अब क्योंकि हमने d 0 ले लिया तो साई2x क्या हो गया, c साइन बीटा x, जो कि हमारा एक ऑड स्टेट फंक्शन होता है. और साई3x की वैल्यू आई थी g e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा x. अब क्योंकि g की वैल्यू आई है माइनस a के इक्वल सो साई3x विल बी इक्वल टू दी माइनस a e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा x. सो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ऑड स्टेट सॉल्यूशन और इवन स्टेट सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं. अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं कि x इज इक्वल टू द माइनस a पॉइंट पे साई1x क्या होगा, साई2 के इक्वल होगा. तो a e रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस a विल बी इक्वल टू दी d कॉस बीटा a. तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू क्या हो जाती है, d e रेज़ टू दी पावर ऑफ अल्फा इंटू कॉस बीटा a. सो हमारे पास में ये जो इक्वेशन नंबर 7 आई है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं.
सो यहाँ से हमारे पास में ये जो डी की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू आई है, उस ए की वैल्यू को जब हम साई 1 में रखेंगे, जो कि हमारा ये वाली इक्वेशन है 4, तो क्या हो जाएगा डी ई रेज़ टू द पावर अल्फा ए इंटू कॉस बीटा ए, और ई की पावर हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा एक्स। सिमिलरली जब हम बात करेंगे x इज इक्वल टू द प्लस ए पॉइंट पे, तो साई 2x की वैल्यू बराबर होगी साई 3x के, और साई 2x की वैल्यू आई थी हमारी ये वाली c साइन बीटा ए, और साई 3 की वैल्यू आई है माइनस ए ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा ए, ये वाली वैल्यू आई। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलती है माइनस ऑफ सी ई रेज़ टू द पावर ऑफ अल्फा ए साइन ऑफ बीटा ए। तो यहाँ से जब हम फाइनल वेव फंक्शन लिखेंगे तो देखिए साई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इवन स्टेट के लिए। जब हमने इवन स्टेट की बात की थी तो देखिए इवन स्टेट के लिए हमारे पास में साई 1 की यानी कि ए की वैल्यू आ गई थी। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि हमने अब यहाँ पे ए की वैल्यू को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया है। तो हम यहाँ पे इवन स्टेट और ऑड स्टेट के लिए वेव फंक्शन मेंशन कर रहे हैं। सो हमने साई 1x की वैल्यू थी जो कि ए ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स था, उसके जगह पे ए की वैल्यू रखी डी ई रेज़ टू द पावर अल्फा ए कॉस बीटा ए। साई 2x की वैल्यू क्या हो गई डी कॉस बीटा एक्स, और साई 3 की वैल्यू हो गई डी ई रेज़ टू द पावर अल्फा ए इंटू कॉस बीटा ए ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं इन वाली वैल्यूज में हमने पुट की है वैल्यू। सो आगे हम बात करते हैं जब ऑड स्टेट के लिए, तो ऑड स्टेट के लिए अभी हमने निकाला है ऊपर साई 1x। साई 1x की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ सी। देखिए साई 1 के लिए हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, सो साई 1x हो जाएगा माइनस ऑफ सी ई रेज़ टू द पावर अल्फा ए इंटू साइन बीटा ए इंटू ई रेज़ टू द पावर अल्फा एक्स। साई 2x की वैल्यू होगी c साइन बीटा x, और साई 3x की वैल्यू हो जाएगी c e रेज़ टू द पावर ऑफ अल्फा a साइन बीटा a e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा x। सो इस टाइप से हमने यहाँ पर साई 1 साई 2 और साई 3 को हमने लिखा है, ऑड स्टेट के लिए लिखा है और इवन स्टेट के लिए लिखा है। सो फर्दर हमने यहाँ पे इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में हमने साई 1 का मतलब साई का हमने x के साथ में प्लॉट बताया है। सिंपल हम यहाँ पे साइनोसॉइडल बिहेवियर देख रहे हैं, जैसे हम एक्सट्रीम पॉइंट्स अप्लाई करके हम यहाँ कैलकुलेट करते आए हैं। सो x इज इक्वल्स टू प्लस ए पॉइंट, x इज इक्वल्स टू माइनस ए पॉइंट, जो कि हमारे पोटेंशियल वेल की वॉल्स है, और उनकी करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन की प्लॉटिंग हमने यहाँ देखी है। फर्दर अब अगर हमें यहाँ एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो उनका कैलकुलेशन हम यहाँ पे इन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं। सो अभी क्योंकि हमारे पास में दो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस आई थी, फर्स्ट वन इक्वेशन थी अल्फा बराबर बीटा टेन बीटा ए, और दूसरी इक्वेशन थी अल्फा बराबर माइनस ऑफ बीटा कॉट बीटा ए। अब हम यहाँ पे एक पैरामीटर अज्यूम कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट कैपिटल X तो बराबर है अल्फा ए के और कैपिटल Y बराबर है बीटा ए के। सो अब हमने क्या किया, ये जो हमारी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन थी इसको हमने दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा अल्फा ए बीटा ए टेन बीटा ए माइनस अल्फा ए बराबर ए बीटा कॉट बीटा ए। तो यहाँ पे अल्फा ए क्या है कैपिटल X है, तो कैपिटल X विल बी इक्वल टू दी y टेन बीटा ए माइनस x विल बी इक्वल टू दी y कॉट बीटा ए। यहाँ पे जो x और y है ये पॉजिटिव एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। सो अब जब हम आगे यहाँ पे इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, लाइक मैंने स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन ले लूंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं गामा स्क्वायर के इक्वल। सो हमने यहाँ पर यह देखा है कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं तो हमें जो इसकी इक्वेशन मिल रही है वो एक सर्कल की इक्वेशन मिल रही है। सो अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप में पोटेंशियल वेल में पार्टिकल की बाउंड स्टेट के लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो इन एनर्जी आइगन वैल्यूज का ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए
इवन स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो इवन स्टेट के लिए हम बोलेंगे x बराबर y tan y स्टेट। सो हमें यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलेगी x बराबर y tan y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर के कर्व के इंटरसेक्शन से। देखिए अभी हमने कहा था कि हम यहाँ पे पार्टिकल की बाउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं उनको हम इन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के ग्राफिकल सॉल्यूशन के द्वारा इवैल्यूएट करना चाहते हैं। सो अब हमारे पास में दो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन थी और करस्पॉन्डिंग थी इवन स्टेट और ऑड स्टेट। सो जब हम इवन स्टेट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे x बराबर y tan y की, और जब हम बात करेंगे ऑड स्टेट की तो हम बात करेंगे माइनस x बराबर y cot y की। और हम इनका इंटरसेक्शन देखेंगे सर्कल के साथ में, और वो सर्कल की इक्वेशन क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दी गामा स्क्वायर। सो देखिए हम जानते हैं, ये भी मैंने सिंपल प्लॉटिंग देखी है, एक्स है वाई कोऑर्डिनेट पे और हमने वाई पैरामीटर लिया है इसके इस डायमेंशन पे। सो ये हमारा जो गामा बराबर 1 है, गामा बराबर 2, गामा बराबर 3, ये सर्कल की रेडियस है कि जब हमने 1 रेडियस का सर्कल लिया तो वो ये पॉइंट है, गामा बराबर 2 की रेडियस पर सर्कल ये मिल रहा है, गामा बराबर 3 की रेडियस पर सर्कल ये मिल रहा है। सो और साथ ही जब हम x बराबर y tan y का प्लॉट करते हैं तो हमें ये स्टेट्स मिलती है। सो हम यहाँ पर यह कंक्लूड करते हैं कि जिस पॉइंट पे x बराबर y tan y और सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर हमें पार्टिकल की एनर्जी स्टेट मिलती है। सो ये जो हमें पार्टिकल की स्टेट्स की जो हम वहां पे बात कर रहे हैं, देखिए जब मैं बात कर रही हूँ गामा बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गामा बराबर 1 के लिए हमें इवन स्टेट में केवल एक एनर्जी स्टेट मिलेगी एंड दैट इज दिस एनर्जी स्टेट। सिमिलरली जब मैं बात करूंगी गामा इक्वल टू द 2 के लिए, तो गामा इक्वल टू द 2 के लिए 1 2 दो एनर्जी स्टेट्स मुझे मिलेगी, और दोनों एनर्जी स्टेट कैसी होगी, इवन स्टेट। सो अब हम आगे इसी प्रकार से ऑड स्टेट के लिए भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ऑड स्टेट के लिए ग्राफ प्लॉट होगा x बराबर माइनस वाई कॉट वाई का इंटरसेक्शन हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर सर्कल के साथ में। सो अगेन हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, गामा बराबर 1, गामा बराबर 3 एंड गामा बराबर 5। सो अगेन जब यहाँ पे जिस पॉइंट पर सर्कल और माइनस वाई कॉट वाई ग्राफ का इंटरसेक्शन होगा उन पॉइंट्स पर हमें इनकी एनर्जी मिलेगी या इनकी हमें बाउंड स्टेट्स उतनी मिलेगी। सो जब हम यहाँ पे गामा बराबर 1 की बात करते हैं तो देखिए गामा बराबर 1 के लिए इवन स्टेट हमें 1 मिल रही है लेकिन ऑड स्टेट की वैल्यू 0 है। गामा बराबर 2 के लिए 2 इवन स्टेट है, ऑड स्टेट नहीं है। गामा बराबर 3 की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे गामा बराबर 3 के लिए देखिए 2 हम यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे गामा बराबर 1 है। हियर इट इज अ गामा इक्वल्स टू द 3 एंड इट इज अ गामा इक्वल टू द 5। सो गामा बराबर 1 के लिए हमें एक इवन स्टेट है, कोई ऑड स्टेट नहीं है। गामा बराबर 3 के लिए हमारे पास में होगी एक तो ऑड स्टेट होगी और साथ ही हमारे पास में यहाँ पर एक इवन स्टेट होगी। सो गामा बराबर 3 के लिए हमारे पास में 2 स्टेट मिलती है। और जब हम आगे बात करते हैं गामा बराबर 5 के लिए, ये यहाँ पे बाय मिस्टेकली रिटर्न है, इट विल बी द गामा इक्वल टू द 5। सो गामा इक्वल टू द 5 के लिए हमारे पास में 2 तो इवन स्टेट मिल रही है और सिमिलरली 2 ही ऑड स्टेट मिल रही है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनकी एनर्जी आइगन वैल्यूज को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है। अब हम मानते हैं कि लेट अस सपोज फॉर एनी वैल्यू ऑफ गामा हम x बराबर लेते हैं अल्फा a और करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू द h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m। बट क्योंकि हमने यहाँ पर ये बोला है कि दैट x की वैल्यू अल्फा a के बराबर है तो अल्फा a की वैल्यू क्या हो जाएगी xn अपॉन a। सो यहाँ से हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर xn स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। बट हमने ये कहा था क्योंकि पार्टिकल पोटेंशियल वैल में मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी।
सो E विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द En। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ h क्रॉस स्क्वायर xn स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। सो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है। और अभी हमने यहाँ पे गामा इक्वल टू द 1, 3 और 5 के लिए हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बाउंड एनर्जी स्टेट्स का नंबर बताया है। सो हम यहाँ से एक कंक्लूजन प्रेजेंट कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स का जो नंबर है वो फिक्स है और ये डिपेंड करता है गामा पे। साथ ही एनर्जी लेवल्स नॉन डिजेनरेट है। और जो हमेशा ग्राउंड स्टेट हमने यहाँ पे देखा, गामा बराबर 1 के लिए हमें एक ही बाउंड स्टेट मिल रही थी और वो थी इवन स्टेट। सो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट हमेशा इवन स्टेट होगी, जबकि नेक्स्ट स्टेट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इवन और एक ऑड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। फर्दर हम यहाँ इवन स्टेट्स के लिए कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में एन ई इवन स्टेट्स एग्जिस्ट करती है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ये कहेंगे दैट एन ई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई विच विल बी लेस देन गामा एंड विच विल बी लेस देन और इक्वल टू दी एन ई ऑफ पाई। यदि हम देखो मान के चलते हैं कि एन ई की वैल्यू 1 है, कि यदि हमारे पास में एक इवन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है तो एन ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में गामा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी या पाई के इक्वल या उससे कम होगी। सिमिलरली यदि हम कहते हैं कि एन ओ ऑड स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही है तो एन ओ ऑड स्टेट्स के लिए गामा विल बी ग्रेटर देन ऑफ एन नॉट माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई एंड इट विल लेस देन और इक्वल टू दी एन नॉट प्लस 1 अपॉन 2 इंटू दी पाई। देखिए सपोज मैंने बोला यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो उस कंडीशन में गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से तो ज्यादा हो जाएगी लेकिन पाई बाय 2 के इक्वल या लेस देन होगी। और हमने देखा था कि मिनिमम कंडीशन के लिए हमारे पास में ग्राउंड स्टेट के लिए कोई भी ऑड स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। साथ ही हम ये कहते हैं कि व्हेन V नॉट इज टेंडिंग टू दी 0, यानी कि जब हमारा V या शैलो पोटेंशियल वेल होता है जिसके लिए V नॉट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो उस कंडीशन में गामा की वैल्यू भी 0 की तरफ टेंड हो जाती है और उस कंडीशन में एक एटलीस्ट बाउंड स्टेट तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। फर्दर अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल वेल ऑफ द इनफाइनाइट डेप्थ, जिसमें हम कह रहे हैं व्हाट ऑफ एक्स इज लेस देन a और Vx विल बी इक्वल टू दी V नॉट। सो उस कंडीशन में बीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ द 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप ये फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में हमने गामा इक्वल टू दी 1, गामा इक्वल टू द 3, गामा इक्वल टू द 5, 2, 3, 4, 5 इन करस्पॉन्ड